नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि जो प्राइवेट ऑयल कंपनीज़ हैं, अगर हम जियो बीपी की बात करें तो उन्होंने जो अपने रेट्स को है वो 2 दिन पहले मैच करा दिया है। जो हमारी पीएसयूज़ हैं, जो सरकारी ऑयल कंपनीज़ हैं, जैसे बीपीसीएल की हम बात करें, आईओसीएल की बात करें, एचपीसीएल की बात करें, तो उन्होंने अपने रेट को उससे मैच करा दिया है। अभी तक ये रेट 3 रुपये ज़्यादा थे। इस पर बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप बात करते हैं कि क्या प्राइवेट कंपनी का पेट्रोल पंप लगाना ठीक है। कुछ लोग कहते हैं नायरा पे वीडियो बनाइए, कुछ लोग कहते हैं जियो बीपी को एक्सप्लेन करिए। हालांकि जियो बीपी पे मैंने पहले बहुत बात की है, पर मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जब जब क्रूड ऑयल के रेट बढ़ेंगे तो सरकारी कंपनियों को तो जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी दे देगी, लेकिन प्राइवेट कंपनियों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो उनके रेट्स में मिसमैच हो जाएगा और ऐसी स्थिति में इनके रेट्स हमेशा ज़्यादा रहेंगे। तो दोस्तों, अभी जब हमारा क्राइसिस का टाइम आया, जिसमें हमारे अभी जो यूक्रेन और रशिया का वार हुआ, तो इसमें बहुत सारे ऑयल के रिसोर्सेज जो है वो नष्ट हो गए और बहुत सारा जो क्रूड फ्यूल है वो यहाँ से आता था। हमारे जो है रशिया और यूक्रेन से आता था इंडिया में। तो अभी भी हमने रशिया से बहुत सारा फ्यूल लिया और ले रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है हमारे रेट्स बहुत बढ़ गए क्रूड ऑयल के। तो जो हमारी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, चाहे जियो बीपी की बात करें, चाहे नायरा की बात करें, तो उनके लिए एक जो हमारी पीएसयूज़ हैं उनसे रेट्स को मैच कराना बहुत मुश्किल हो गया था और रेट्स 14 रुपीज़ तक चले गए थे। फिर बाद में कुछ दिन पहले 3 रुपीज़ तक आ गए और अब 2 दिन पहले उसे मैच करा दिया है। तो मैं किसी पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनी के उच्च अधिकारी से बात हो रही थी, जो कि सेल्स की बात हो रही थी। मार्च एंड है, टारगेट्स भी हैं, कमीशनिंग्स भी करनी है और फ्यूल्स के सेल के टारगेट्स भी पूरे करने होते हैं हर मंथ में। आपको तो आइडिया है ही इस समय ऑयल मार्केटिंग कंपनी भी, क्योंकि इनका मेन काम होता है मार्केटिंग करना, फ्यूल बेचना, और तभी हो सकते हैं जब वो रिटेल ऑयल आउटलेट्स का एस्टेब्लिश करेंगे और जब आप लोग जो है डीलर भाई जो हैं या लोग जो ऑपरेटर्स हैं वो अच्छी से अच्छी सेल करेंगे। तो फिर कंपटीशन की बात होने लगी कि फिर जब ये रेट जो है पार हो गए हैं तो हमें उनसे कम्पीट करना पड़ेगा। अभी तो लोग वैसे ही नहीं घुस रहे थे प्राइवेट कंपनियों के लिए, क्योंकि उसमें जो है फ्यूल की कॉस्ट ज़्यादा थी और आपको पता है इंडिया में तो 10 पैसे का भी फ़र्क है, तो हम वो 10 पैसे बचाने का प्रयास करते हैं। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। दोस्तों, ये मैं उन लोग के लिए डिस्कशन कर रहा हूँ जो हमेशा पूछते हैं कि प्राइवेट ऑयल कंपनीज़ की तरफ जाएँ या हम एक पीएसयू की तरफ जाएँ। तो चॉइस आपकी है, मैंने आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारी हम इनकी बात करते हैं। आज हम बात करेंगे, आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सीएफएस कैटेगरी की बात करिए या कितने तरह के रिटेल आउटलेट्स उन कैटेगरीज की बात करिए, कितने रिजर्वेशंस होते हैं इनमें, किस तरह के प्रिविलेजेस मिलते हैं उसकी बात करिए। तो आज हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे लगता है कि आपको बहुत ध्यान से नोट डाउन करना चाहिए जो लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है, बिकॉज सीएफएस के लिए बहुत प्रेशर आ रहा था। तो ये एक जो है सरकारी एक स्कीम है जो हमारी पीएसयूज़ हैं, गवर्नमेंट की स्कीम कह लीजिए, जिन्हें हम कंसोलिडेटेड फंड स्कीम बोलते हैं, जिसमें जो होता है कुछ कैटेगरीज के लोगों को एक प्रेफरेंस दिया जाता है, उनको कुछ ऐसे फैसिलिटेट किया जाता है कि वो इजीली इस बिज़नेस में आ पाएँ और उनको जो है उनके एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं। बट कहीं ना कहीं उनको दूसरी फॉर्म में उनको जो है रिस्ट्रिक्शंस की फॉर्म में जो है उनका जो रिटेल आउटलेट अलॉट होता है या जो उनको एक फैसिलिटी अलॉट होती है, तो उसमें कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे वो जो है किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, रिकॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, खासकर जो अपर क्लास वाले होते हैं। प्लस उनमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ उनकी लाइसेंस जो होते हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और कंपनी जो है धीरे धीरे उनसे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको करेक्ट करने की कोशिश करती है। तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ये कैटेगरीज होती हैं, जो अभी सरकारी अभी जो 2018 में हमारे एडवर्टीजमेंट्स आए थे। पहले तो सब कंपनियां अलग अलग निकालती थी 2018 के पहले, मैंने इस बात को आपको पहले भी बोला। उसके बाद जो है मिलजुल के इन्होंने लोकेशंस को निकाला, बिकॉज मुझे लगता है कि मास तरीके से जो है फ्यूल स्टेशंस निकालने थे, लोकेशंस को डिसाइड किया, आपस में डिवाइड किया, एडवर्टीजमेंट्स को निकाला। तो मेरे हिसाब से जो है अभी इन्होंने अपना क्राइटेरिया भी इक्वल कर दिया। पहले कुछ कुछ सेम था, बहुत माइनर से चेंजेस थे। तो मैं 2018 की जो इनका एक कंबाइंड डॉक्यूमेंट निकला था, जो कंडीशंस थी, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। रिजर्वेशन ऑलमोस्ट सेम है, क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है, 1-2% का फ़र्क हो सकता है, दैट्स ऑल। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। हाँ, पर इसके साथ मैं आपको किस्सा भी शेयर करना चाहता हूँ। आज किसी से बात हो रही थी तो बड़े गर्व से जो है उनका सारी एनओसीज हो गई। तो मैंने पूछा, भाई क्या इरादा है? बोले पेट्रोल पंप लगाने का इरादा है। तो मैंने बोला क्या, अब आगे क्या लगता है पेट्रोल पंप लगाने के बाद?
तो कहता है धन्ना सेठ तो बन ही जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें यहाँ कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि पेट्रोल पंप लगने के बाद आपको फ्यूल सेल भी करना होता है। तो मैं उनको यही कह रहा था कि अभी तो असली जंग चालू हुई है, उसको आप बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से किसी से काउंसलिंग करके आगे बढ़ो। रिटेल आउटलेट लगने के बाद सेल्स को कैसे मेंटेन करना है, टारगेट कैसे मेंटेन करने हैं, प्लस आगे कंपटीटर्स को कैसे बीट करना है, उसकी स्ट्रेटजी बनाओ कम्प्रिहेंसिव, और उस प्लान पे काम करो जिससे बहुत सारे परमानेंट कस्टमर आपको मिल जाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज उन लोग के लिए है जो इस इंडस्ट्रीज़ में आना चाहते हैं। पेट्रोल पंप का इंस्टॉलेशन एक स्टेज है, सेल करना, सरवाइव करना, अपनी अपनी ब्रांड इमेज बनाना और कहीं कहीं पे बहुत अच्छी सेल ले आना एक दूसरा एस्पेक्ट है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखिए। तो चलिए आज हम देखते हैं CFS कैटेगरी और कैटेगरी की बात करते हैं। तो बने रहिए मेरे इस प्लेटफॉर्म पे, मैं आर्किटेक्ट एंटरप्रेनर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको जो है इसमें दिखाता भी जाऊँगा 2018 की गाइडलाइन में क्या क्या चीज़ें थी। तो अब हम उसको जो है डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो जो 2018 के एडवर्टीजमेंट आए, अगर हम उनकी बात करें तो लोकेशन के हिसाब से जब हम एडवर्टीजमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें ये हुआ कि जब ये रिटेल आउटलेट हमारे रेगुलर हम उनको बोलेंगे जो नेशनल हाईवेज पे होंगे या स्टेट हाईवेज पे होंगे या अर्बन या सेमी अर्बन एरियाज़ में होंगे या विद इन म्यूनिसिपल लिमिट होंगे। तो इस पे मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे केसेस भी हुए हैं कोर्ट पे, हाई कोर्ट इलाहाबाद में भी केसेस हुए हैं। तो जहाँ किसी का पहले जो है रूरल में एडवर्टीजमेंट था, बाद में पता लगा वो हाईवे में कन्वर्ट हो गई, तो रेगुलर में कन्वर्ट हो गया और वो जो है हाई कोर्ट गए थे। बट क्योंकि उसमें उनके जो है कोर्ट उनको बहुत रिलीफ नहीं दिया बिकॉज वो अपना केस ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाए, उन्होंने तब तक NOCs परसू नहीं करी थी। तो NOCs अगर परसू की होती, कुछ इंस्टॉलेशन का काम किया होता, तो कोर्ट हो सकता है कि ऑयल कंपनी को डायरेक्शन दे देता कि आप इनको अल्टरनेट एक लोकेशन दीजिए या रूरल में इनको कोई लोकेशन दे दीजिए, बट ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ बहुत ध्यान रखने की बात है, आपको इस कैटेगरी को समझने की बहुत ज़रूरत है। रूरल RO वो होते हैं दोस्तों जो बिल्टअप एरिया में नहीं होते, जो स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे पे नहीं होते, आउटसाइड ऑफ म्यूनिसिपल लिमिट होते हैं, वो रूरल RO होते हैं। तो ये एक कैटेगरी है। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन जो बहुत सारी कैटेगरियाँ अलग अलग हैं, सारी स्टेट्स की बात करें एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से एक प्रावधान है, तो उसको अलग से एक प्रिविलेजेस दिया जाता है। तो जो रिजर्वेशन है फिलहाल 2018 की गाइडलाइन में नॉर्थ ईस्ट को उसमें छोड़ दिया गया। नॉर्थ ईस्ट में जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा जो कंबाइंड कैटेगरी CC1 है, उसमें जो डिफेंस पर्सनल हैं, उसमें अगर SC ST कैटेगरी है तो 2% है, अगर OBC है तो 2% है, ओपन है तो 4% है, तो टोटल 8% जो है इसमें 8% का इसमें जो है वो आ जाता है कंबाइंड कैटेगरी CC1 में। कंबाइंड कैटेगरी CC2 है जिसमें हमारे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सनस होते हैं और जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स होते हैं उनके लिए SC ST कैटेगरी में कोई रिजर्वेशन नहीं है, OBC में कोई रिजर्वेशन नहीं है, ओपन कैटेगरी में एक रिजर्वेशन है, तो 1% का रिजर्वेशन है इसमें दोस्तों। फिजिकली हैंडीकैप्ड का SC ST अगर एप्लीकेंट है तो 1% का रिजर्वेशन है। कई सारे एप्लीकेंट आ गए तो 1% का उसमें रिजर्वेशन है, OBC में 1% है, ओपन में 1% है। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए टोटल 3% का जो इसमें रिजर्वेशन है। SC ST कैटेगरी की अगर हम बात करें उसमें टोटल जो है 19.5% का हमारा रिजर्वेशन है। SC ST कैटेगरीज की बात करें, OBCs की बात करें तो इसमें जो है हमारा 24% का जो है इसमें रिजर्वेशन टोटल आ जाता है। ओपन कैटेगरी की बात करें तो बचा हुआ 44.5% उनका हो जाता है। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें तो सारी कैटेगरीज मिला के 22.5% जो SC STs है, 27% जो OBCs है, 50.50 पर ओपन है और टोटल मिला के 100% हो जाता है, जैसा कि इस चार्ट से एक्सप्लेन हो रहा है। मुझे लगता है आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। अब रिजर्वेशन अगर हम स्टेट वाइज करें, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और हम जो अभी बात कर रहे थे नागालैंड मिजोरम की बात करें, इसमें जो है हमारे जो ST कैटेगरी है वो ज़्यादा होती है। तो रेगुलर और जो हमारे रूरल ROs हैं उसमें 70% है अरुणाचल में, बैलेंस जो है 30% ओपन कैटेगरी के लिए है, ये अरुणाचल की बात कर रहा हूँ। मेघालय में 80% है SC ST कैटेगरी के लिए और इसमें जो है 20% केवल उनके लिए जो ओपन कैटेगरी वाले हैं। नागालैंड में जो है 80% है और उसमें ओपन कैटेगरी में जो है वो 20% है। मिजोरम में जो है ST कैटेगरी के लिए 90% है, हाईएस्ट है, 10% केवल ओपन कैटेगरीज के लिए। क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकेशन में ज़्यादा होते हैं तो इसलिए SC की बात नहीं कर रहा, दोनों कैटेगरीज की बात कर रहा है, तो STs की बात कर रहा है।
तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसमें अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम 70%, मिजोरम में सबसे ज़्यादा 90% का रिजर्वेशन है। तो अगर कोई अप्लाई करता है तो एसटी कैटेगरी का उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होने के। अगर हम अब टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट साइट्स की बात करें तो जो ऑयल कंपनीज हमारी डिसाइड करती हैं, जिसमें फैसिलिटीज़ वगैरह डिसाइड करती हैं किस तरह से बनानी है, तो टाइप ऑफ साइट्स की अगर बात करें तो लोकेशन अंडर कार्पस फंड स्कीम CFS की अगर बात करते हैं तो ऑफर्ड लैंड विल बी टेकन ऑन लीज परचेज। सरकार जो है ऑयल कंपनी जो होती है लीज पे भी ले सकती है, परचेज भी कर सकती है और फुल्ली डेवलप करेगी एज कारपोरेशन ओन साइट की तरह। CC कैटेगरी, ए कैटेगरी की बात करें, CFS कैटेगरी खत्म हो गई, ए कैटेगरी की बात करें, इसमें भी लीज पे लेते हैं या ओन करते हैं और सारा कारपोरेशन खुद डिवाइड करती है, खुद ही बनाती है इसको, और एक कारपोरेशन ओन साइट होती है। डीलर ओन साइट, DC जो साइट्स होती हैं जिनको B साइट्स बोलते हैं, इसमें जो बाकी लैंड भी ऑफर होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, बहुत सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ती हैं जो डीलर होता है उसको, लेकिन जो इंस्टॉलेशन और मैकेनिकल पार्ट होता है, मशीनरी, पाइपिंग, मशीन्स, DUs वगैरह की बात करें, टैंक्स की बात करें, तो वो जो होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनी लगाती है, कारपोरेशन लगाती है। तो इसमें जो होता है लैंड जो है बेसिकली कंपनी जो है आपसे भी ले सकती है और डायरेक्ट जो ओनर है उनसे भी ले सकती है अगर आपने किसी से लीज लिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें हम अब एक्सप्लेन करते हैं कि SC और ST कैटेगरी को किस तरीके से लोग डिफाइन करते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर कैंडिडेट शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट अगर उसको बिलोंग करता है कैटेगरी को, तो इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रावधानों है, जो उसके लिए जो सक्षम अधिकारी है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उससे एक उसको सर्टिफिकेट अरेंज करना पड़ेगा, जो कि हमारा एक अपेंडिक्स 6 दी हुई है, उसके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान है उसमें उनको करना पड़ेगा। अब हम OBCs की बात करते हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, इनको सेंट्रल भी रिकॉग्नाइज कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो इनको भी अपने लिए जब ऑयल कंपनी कहेगी एक सर्टिफिकेट को अरेंज करना है, जो कि इनका जो है अपेंडिक्स 7A होना चाहिए। कभी भी जब ऑयल मार्केटिंग कंपनी करेगी, जब इनको प्रिविलेज देगी तो इनको एक वो देना है, और अपेंडिक्स 7B इनको देना है, जिसमें ये अपना एक अंडरटेकिंग देंगे, एफिडेविट देंगे कि क्रीमी लेयर का पार्ट नहीं है, ये OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो ये भी किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से चाहिए होगा। ये तब होता है दोस्तों जब ये कोई प्रिविलेज ले रहे हैं जो अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले हैं, और SC ST तो ले ही रहे हैं तो उनके लिए तो मैंडेटरी है, बट इनके लिए जब डिमांड होती है, जब ऐसा कोई प्रिविलेज लेंगे तो तभी इनको देना है। डिफेंस पर्सनल की बात करें, क्योंकि हम रिजर्वेशन की हमने बात की, तो डिफेंस पर्सनल क्या होते हैं? डिफेंस पर्सनल वो होते हैं जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनको कवर करेगी, जो इनकी विडोज हैं, डिपेंडेंट्स ऑफ दोज मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस हु डाइड इन द वॉर आर इन हार्नेस ड्यू टू एट्रीब्यूटेबल कॉसेस। तो एक ये हो गया। और एक्स सर्विसमैन हु आर, जो वार डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड इन पीस ड्यू टू, जो इनके एट्रीब्यूटल काजेज है उनकी वजह से है। एबल बॉडीड एक्स सर्विसमैन, आप अगर एबल हैं तो वो भी एक्स सर्विसमैन, वो भी एलिजिबल होते हैं इसमें। अब कैटेगरी इसमें जो होती है बेसिकली इनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट DGR मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनसे लेकर के आना चाहिए। और अगर कोई इनको स्पॉन्सरशिप मिली है तो वहाँ से भी इनको जो है उसमें अगर इन्होंने अप्लाई किया तो इनको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी वहाँ से लाना पड़ेगा, डीलरशिप। और ये सब चीज़ें जो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है बहुत ज़रूरी है, ये प्रॉपर होने चाहिए और प्रॉपर सर्टिफाइड होना चाहिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसमें जो हमारे गवर्नमेंट इंक्लूडिंग PMP एंड पब्लिक सेक्टर पर्सनल्स एंड द पर्सनल सर्विंग इन द different departments of central state government and public sector undertakings of central state who are incapacitated or disabled while performing the duties, तो उनके लिए भी कुछ privileges हैं जिनको भी हमने handicap की बात की। या इन केस ऑफ डेथ वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटीज, जो विडोर्स हैं, जो डिपेंडेंट हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, उनको भी इसमें प्रिविलेज मिलता है। इस कैटेगरी के लोगों को जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसा एडवाइस करती है, रिलेवेंट सर्टिफिकेट लाना होता है कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड, हेड ऑफ द ऑफिस ऑफिसर आर एन ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट। इसके लिए अपेंडिक्स 8 दी हुई है। फिजिकली हैंडीकैप्ड को इसने डिफाइन किया है कि जो क्राइटेरिया है उसमें डिफाइन किया हुआ सेक्शन 2T में, द पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट में रेफर्ड होता है, जो हमारा यहाँ ऑल्सो रेफर्ड एज PWD एक्ट 1995। इसमें इनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अरेंज करना पड़ता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एज प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिफिकेशन 30/12/2009 इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। डेफ, डम एंड ब्लाइंड पर्सन्स विद मिनिमम
40% disability applicant under this category would require to submit a certificate as per the standard format given in the application. Issued by the medical board duly constituted by the central state government as per Gazette of Indian Extraordinary New Delhi number 154 dated 13/2001 जैसे गाइडलाइन का एवोल्यूशंस होता है, तो दे ऑल्सो हैव टू सबमिट जो हमारे इनके सर्टिफिकेट्स हैं 9A 9B एंड 9C इनके लिए एप्लीकेबल होता है। जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन होते हैं, चाहे वो अर्जुन अवार्डी हों या खेल रत्न अवार्डी हों, मेडल्स इनको ओलंपिक्स, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में किसी रिकॉग्नाइज वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिले हों, तो उनके लिए भी जो है फर्स्ट पोजीशन होल्डर चैंपियनशिप्स में, उनके लिए इसमें ऑयल कंपनीज उनको एडवाइस करती है रिकॉग्नाइज नेशनल फेडरेशन ऑर्गेनाइजिंग नेशनल चैंपियनशिप्स या डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स जो है वहाँ से उनको उसके लिए जो है सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। फ्रीडम फाइटर्स जो होते हैं, व्हेन एडवाइज बाय द ऑयल कंपनी दे हैव टू, इनको जो है ताम्र पत्र मिला होता है या सर्टिफिकेट जो मिला होता है, अटेस्टेड कॉपी उसकी जो होता है पेंशन ऑर्डर के साथ, हमारे जो अकाउंटेंट जनरल हैं तो उनको वो देना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब जो बाकी चीज़ों की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम इनको देख लेते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि ये जो रिजर्वेशन जिनको दिया गया उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनको कहाँ से जो है अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लाने और कितना कितना रिजर्वेशन है। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन से पूछते हैं कि क्या मैं CFS कैटेगरी का हूँ, क्या मुझे हमारी जो फीस हम जमा कर रहे हैं, जो हमारी कंसल्टेंट आर्किटेक्ट को फीस जमा कर रहे हैं, क्या वो रिफंड हो जाएगी बाद में, क्योंकि इनको बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं CFS कैटेगरी में जो ऑपरेशंस की डीलरशिप है। तो मैं इनको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले क्या डिफरेंस है। तो मैं ACC साइट्स जो होती हैं इंक्लूडिंग CFS लोकेशंस और BDC साइट्स की बात करता हूँ। तो आप इस चार्ट को आप देख सकते हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है रिटेल आउटलेट पे, उसमें सबसे पहले लैंड बाउंड्री, कंपाउंड वॉल जो कॉर्पोरेशन के एडवर्टीजमेंट में है, जैसे 1.5 मीटर है या 1.8 मीटर है, तो आपको वो बनानी होती है। वो दोनों ही केस में जो होता है, जो एप्लीकेंट होता है, जो डीलर होता है, उसको बनानी पड़ती है, चाहे वो CC CFS कैटेगरी हो, चाहे वो DC कैटेगरी हो। टैंक्स, डिस्पेंसिंग यूनिट, साइनेजेस, ऑटोमेशन जो मैकेनिकल पार्ट है वो कॉर्पोरेशन बनाती है हमारी CC साइट में, और DC साइट में भी जो है कॉर्पोरेशन बनाती है जो डीलर ओन साइट्स हैं। सेल्स ऑफिस, स्टोर रूम्स, टॉयलेट, इलेक्ट्रिकल रूम, वाटर कनेक्शन, यार्ड लाइटिंग एक्सेट्रा, ये जो सारी चीज़ें होती हैं CC और CFS कैटेगरी में कॉर्पोरेशन करती है, बट जो हमारी DC डीलर कंट्रोल साइटें होती हैं उसमें जो है वो डीलर करता है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा। वाटर कनेक्शन, यार्ड लाइटिंग, सारा कुछ जो डेवलपमेंट है बेसिकली सेल्स रूम ब्लॉक वगैरह, वो CFS कैटेगरी में कंपनी ही करेगी, आपको नहीं करना। बट अगर जनरेटर इन्वर्टर की बात करें, बैकअप की इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये दोनों ही केस में डीलर को करने होते हैं, इसमें कंपनी नहीं करती बिकॉज ये रिमूवेबल आइटम है। तो DC कैटेगरी में तो अंडरस्टूड है, बट CFS कैटेगरी में रिमूवेबल है, इट्स नॉट ए फिक्स आइटम, तो ये जो है डीलर को ही करना होता है। कंप्रेशर, इलेक्ट्रिक गेज जो हमारी फिलिंग स्टेशंस पे लगे होते हैं, या आज की डेट में और फैसिलिटीज़ ऐड हो रही हैं, चाहे वो लुब्रिकेंट की एक स्टॉल हो, यहाँ पे ऑयलिंग करने का एक स्टॉल हो, तो वो कॉर्पोरेशन करती है CC CFS कैटेगरी में। DC कैटेगरी में डीलर करता है। ड्राइवे जो है CFS कैटेगरी में कॉर्पोरेशन ही करती है, अप्रोचेस भी कॉर्पोरेशन ही करती है। DC कैटेगरी में जो होता है डीलर को करना होता है। कैनोपी अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें जो ऊपर से लगती है हमारी, कॉर्पोरेशन करती है CFS कैटेगरी में, CC कैटेगरी में, और DC कैटेगरी में जो है डीलर करता है। कस्टमर की जो और कन्वीनियंट फैसिलिटीज़ डेवलप होती हैं, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी करना, टॉयलेट्स को मेंटेन करना, टेलीफोन वगैरह को, जो रेगुलर मेंटेनेंस की चीज़ें होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें रेगुलर चाहिए रनिंग के लिए, वो दोनों ही केसेस में डीलर को करनी होती है। बट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी तरफ से आता है, जो फीस हमने अप्रूवल्स के लिए दी, तो उसमें अगर आपके पास उनकी रिसीप्ट्स हैं, आपने अगर आर्किटेक्ट को फीस की है और आपने उसकी रिसीप्ट ली है, GST पे किया है, तो उन्होंने कोई रिसीप्ट आपको दी है, जैसे कई जगह जो हमारे पास भारत कोष में पैसा जमा होता है, NHAI की बात करें, और अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो उसमें भी पैसा जमा होता है, तो अगर उनकी रिसीप्ट्स हैं तो वो भी आपको रिम्बर्स हो सकती हैं अगर आप उसको क्लेम करते हैं तो, राइट। बाकी जो और साइट स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कस्टमर सर्विस हो रही है, चेंज रूम वगैरह होते हैं, रेस्ट रूम्स वगैरह होते हैं, ऑयल कंपनी जैसे भी स्पेसिफाई करती है, ऑयल कंपनी प्रोवाइड कर सकती है और डीलर प्रोवाइड कर सकता है जैसे जैसे एडिशन होगा। फायर फाइटिंग और जो सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं, जितने स्टेचुरी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है कि आपको सैंड बकेट्स रखनी है, आपको जो है एक्सटिंग्विशर्स रखने होते हैं, तो ये
गुड वर्किंग कंडीशन में अपनी ओन कास्ट में रखने होते हैं, और ट्रेन स्टाफ को जो होता है वो भी हैंडल करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में जो एडवर्टीजमेंट होता है उसमें एक थोड़ी सी कॉस्ट इंडिकेटेड होती है, तो उसी हिसाब से जो आपको इनका डेवलपमेंट करना है। लाइसेंसेस वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे डीलरशिप्स को ही लाने होते हैं। लाइसेंस फ़ी की अगर हम बात करें तो जो आरओ में इन्वेस्टमेंट होता है, लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बाय द कॉरपोरेशन, लाइसेंस फुड जो फ़ी होती है पेबल होती है पर किलोमीटर बेसिस ऑफ द डीलर एज एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो इन द केस ऑफ कॉरपोरेशन ओन ए और जो सीसी साइट आरओज होती है इंक्लूडिंग आरओ डेवलपमेंट अंडर कॉर्पस फंड स्कीम्स SC/SC कैटेगरी की बात करें, और करंट जो 2018 के एडवर्टीजमेंट में इंक्लूडिंग GST थी, पेट्रोल में जो है वो जो ए कैटेगरी है, सीसी कैटेगरी है, 472 रुपीज़ 77 पैसा पर किलो लीटर है पेट्रोल में। डीजल में 393.97 पैसा पर किलो लीटर है। अगर हम DC साइड की बात करें तो इसमें बहुत कम है, लगभग आधी है। लगभग पेट्रोल जो है 233.45 रुपीज़ पर किलो लीटर है, और डीजल जो है 194.54 पर किलो लीटर है, जो कि ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क है। ऐसा क्यों है? क्योंकि CFS कैटेगरी में सारा इन्वेस्टमेंट जो होता है कंपनी करती है, तो यहाँ लाइसेंस जो फ़ी है उसमें जो है CFS कैटेगरी के डीलर्स को ज़्यादा पे करना पड़ता है। और इसमें एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी एक स्कीम होती है SC/ST कैटेगरी के लिए, वो कॉर्पस फंड स्कीम वालों के लिए होती है, फैसिलिटेट करती है, आपको एक वर्किंग कैपिटल देती है। तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन रिस्पेक्ट ऑफ लोकेशन रिजर्व फॉर SC/ST कैटेगरी, फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर कॉर्पस फंड स्कीम विल बी गिवन बाय द ऑयल कंपनी ऑन अवार्ड ऑफ डीलरशिप एज अंडर, उसके लिए उन्होंने इसको स्पाई किया हुआ है। इन रिस्पेक्ट ऑफ लोकेशन रिजर्व फॉर SC/ST कैटेगरी, द ऑयल कंपनी विल मेक अवेलेबल रेडी रिटेल आउटलेट विद रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ एट इट्स ओन कार्ड, सारा कुछ आपको तैयार करके देंगे जो लैंड ऑफर्ड होता है, और म्यूचुअल एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो सब चीज़ें डेवलप करके देगी। वर्किंग कैपिटल का असिस्टेंस जो आपको देती है, लोन देती है फुल ऑपरेशन साइकिल के लिए। 7 डेज के आप सेल्स वॉल्यूम डिपेंड ऑन द स्पीड, आपको डिपेंड अपॉन द सेल वॉल्यूम पे आप कर सकते हैं। तो जो वर्किंग कैपिटल है एज वेल एज जो हमारा मार्जिनल कास्ट ऑफ फंड्स है बेस्ड ऑन लैंडिंग रेट्स पे, उस पर 1% इंटरेस्ट के साथ पर एनम पे 1% इंटरेस्ट पर एनम और 11% पर एनम जो है उसके हिसाब से विच एवर इज लोअर, तो आपको जो है ये 100 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करना होता है। और ये पीरियड कब स्टार्ट होता है, ये आपका 1 साल के बाद जो है 13th मंथ से आपको जो इनका रीपेमेंट चालू करना होता है आफ्टर कमीशनिंग ऑफ डीलरशिप। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे जो CFS हैं ए कैटेगरी के, जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। इनिशियल वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस विल बी गिवन फॉर मैक्सिमम 18 किलोलीटर ऑफ MS एंड 18 किलोलीटर ऑफ HSD। एलिजिबिलिटी विल बी कैलकुलेटेड, MS एंड HSD जो है सेपरेटली होती है हमारे पास। तो मुझे लगता है चीज़ें क्लियर की हो गई होंगी। जो SC/SC कैटेगरी या CFS कैटेगरी में लोग पूछते हैं, तो आपको डेवलपमेंट भी पूरा कंपनी करके देती है, और आपको जो है फिर एक असिस्टेंस भी मिलता है आपको ऑपरेशंस करने के लिए। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और ये एक ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग जो अभी डेवलप नहीं कर पाए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान है इनफैक्ट, जो अभी ऊपर के लेयर पे नहीं आ पाए, नीचे हैं जो अभी डाउन ट्रेडन है, उनको उठा करके उनके लेवल्स को ऊपर किया जाए, इसीलिए जो है ये प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। इसमें और दोस्तों जो एप्लीकेशन फ़ी होती है जो नॉन रिफंडेबल होती है, उसमें भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। SC/SC कैटेगरी को मैंने रेगुलर आरओज की बात की, नेशनल हाईवे पे हैं, आप स्टेट हाईवे पे हैं, अर्बन एरिया लिमिट में, विद इन म्यूनिसिपल लिमिट में, तो SC/ST कैटेगरी को केवल वो एप्लीकेशन नॉन रिफंडेबल फी 3000 देनी है। जो रिजर्व कैटेगरी है या दूसरी OBC कैटेगरी, उनको 5000 देनी है। ओपन कैटेगरी वालों को 10,000 देनी है। तो आपको 3 टाइम्स ज़्यादा प्रिविलेज ले रहे हैं, उनसे कम आप पे कर रहे हैं। जो रूरल आरओज हैं वहाँ SC/ST कैटेगरी वालों को केवल मात्र 2500 रुपये देने हैं, 2500, और जो OBC कैटेगरी उनको 4000 देने हैं, और जो अदर कैटेगरीज हैं उनको जो है इसमें 8000 रुपीज़ देने हैं। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं इसमें दोस्तों आपको। तो अब आप ये भी देख लीजिए, जो नॉन रिफंडेबल फिक्स फी है, बिडिंग अमाउंट है, वो जो हमारे DC कैटेगरी वाले हैं उनके जो हमारे 5 लाख रुपए है जो हमारे रूरल आरओज हैं, और 15 लाख है जो हमारे रेगुलर आरओज हैं। मतलब अगर वो रूरल एरिया में है DC कैटेगरी के लिए तो इनको 5 लाख देने हैं। अगर वो रेगुलर स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे या सिटी लिमिट के अंदर है तो उनको जो है 15 लाख देने हैं। पर ये अमाउंट SC/ST कैटेगरी या जो हमारे CFS कैटेगरी
हैं सीसी कैटेगरी के हैं अदर देन सीएफएस कैटेगरी। तो इसमें जो है ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो है वो 10 लाख है हमारा जो रूरल आरओज हैं, और जो रेगुलर आरओज हैं उसमें 30 लाख रुपीज़ है। ये मैं ए कैटेगरी सीसी आरओज की बात कर रहा हूँ जो सीएफएस कैटेगरी के अलावा और उसमें है, बिडिंग और अलॉटमेंट के उसमें जो है ये आते हैं हमारे। तो चलिए दोस्तों, हम सिक्योरिटी डिपॉजिट एसडी की जो बात कर लें, इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट है उनकी भी बात कर लें। तो जो हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उसमें क्या प्रिविलेज मिलता है अगर हम एससी एसटी कैटेगरी के होते हैं। तो जो रेगुलर आरओज हैं, मतलब जो सिटीज़ में हैं या हाईवेज पे हैं, स्टेट हाईवे पे हैं, उस पे हैं, ओपन कैटेगरी वालों को 5 लाख देने होते हैं, ओबीसी कैटेगरी वालों को 4 लाख देने होते हैं, एससी एसटी कैटेगरी वालों को केवल 3 लाख देने होते हैं। अगर हम रूरल आरओज की बात करें तो ओपन कैटेगरी वालों को 4 लाख देने होते हैं, ओबीसी कैटेगरी वालों को जो है 3 लाख देने होते हैं, और एससी एसटी कैटेगरी वालों को केवल 2 लाख देने होते हैं। तो यहाँ भी अराउंड दुगने का फ़र्क है, दुगने का एससी एसटी कैटेगरी वालों को बेनिफिट होता है। और जो शुरू में जो इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो अराउंड 10% होता है, जो कि आपको 10 डेज अगर आपका बिड्स में नाम आ जाता है तो उस केस में आपको अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों, इससे बहुत क्लियरिटी होती है। जो सीएफएस कैटेगरी है, एसटी एसटी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी है, बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, एटलीस्ट आपके एक्सपेंसेस नहीं लग रहे हैं, सब कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनी आपको कर दे रही है। आपको केवल बिजनेस करना है जा करके और वहाँ पे परफॉर्म करना है और आपको सेल करनी है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको वर्किंग कैपिटल के भी पैसे दिए जाते हैं, और इंटरेस्ट उसमें जो है 11% इंटरेस्ट जब वो लेते हैं तो उसका भी आपको जो है 1 साल का टाइम देते हैं। उसके बाद जब आप चला लेते हैं कमीशनिंग के बाद, आपकी तब तक तो 1 साल में सेल बहुत अच्छी हो सकती है, तो आप इसलिए उनको रीपे कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट हैं सीएफएस कैटेगरी के। मुझे लगता है कि सीएफएस कैटेगरी की जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो सॉर्ट आउट हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो चार्जेस आप पे करते हैं, इनकी रिसीप्ट होती है, वो भी रिफंड हो सकते हैं अगर आप उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ प्रोड्यूस करिए। तो जिन लोग की क्वेरीज आ रही थी सीएफएस कैटेगरी को एक्सप्लेन करिए, तो मुझे लगता है कि उनकी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस। आज हमने बात की कैटेगरीज की बात की, 2018 के एडवर्टीजमेंट्स पे रिजर्वेशंस की बात की, कितने तरह के रिजर्वेशन है, क्या प्रिविलेजेस हैं। फोकस हमने किया सीएफएस कैटेगरी को, एससी एसटी को किया, नॉर्थ ईस्ट में क्या रिजर्वेशंस हैं उनकी बात की। तो मुझे लगता है कि जिनके सीएफएस कैटेगरी की क्वेरीज हैं उनके सारे जवाब क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप आइए और उस पर करिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट संडे को जो है, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए ऑल ऑफ सडन कुछ लोग की रिक्वेस्ट आई थी कि ऑनलाइन मीटिंग कर दीजिए। तो ऑनलाइन एक मीटिंग कर दी थी, उसमें जो है हमने एक प्रॉपर फोरम में जो है उसमें कई लोगों ने ज्वाइन किया, तो कोशिश की थी कि उनके हम रिप्लाईज दें। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी जुड़िए और आप लोग को भी ऑनलाइन सपोर्ट दिया जाए, क्योंकि ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं कि आप लोग को पैसे दे के सन की डिजाइनर उस पर ही जाना चाहिए। आपको एम्पावर करने का आइडिया है, बट हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है। हमें भी देखना होता है कौन सिंसियरली क्वेरी कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, कौन सिंसियर है। अदरवाइज क्वेरीज तो किसी ना किसी रिसोर्स पे आती रहती हैं। कुछ लोग तो यही अल्टरनेट फालतू की चीज़ें भी पूछते रहते हैं, बिकॉज टाइम प्रीशियस है। तो आप सीरियसली जो आपकी क्वेरीज हैं उनको लेकर के अगली बार जब भी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या क्वेश्चन आंसर सेशन एक होता है तो उस पर आप लोग आ सकते हैं और अपनी क्वेरीज लेकर आ सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी इनको रिजॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच इस प्लेटफॉर्म पे बने रहने के लिए और अपना वैल्यूएबल समय देने के लिए। प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी हैं तो औरों को भी लाइक करिए, शेयर करिए। एक बेटर रीच में हम आगे जाएं और लोगों को एम्पावर कर पाएँ, उनको नॉलेज शेयर कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।